Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनली डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को। ठीक है, ये मोस्ट वांटेड चैप्टर बन गया है। मतलब ऐसा हो गया था लास्ट के दिनों में जो मैंने पोल डाला था उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग इसको मिली थी ऑब्वियसली, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया। बट इसके साथ साथ ही बच्चे मतलब इतना ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे थे कि अगर मैं 11th का वीडियो डाल रही थी तो वहाँ पे भी कमेंट आ रहा था कि मैम डी ब्लॉक एफ ब्लॉक स्टार्ट करो। 12th का अगर मैं कोई वीडियो डाल रही थी तो वहाँ पे भी कमेंट आ रहा था कि मैम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करो। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इस चैप्टर के लिए बच्चे पता नहीं कितना ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि मतलब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो है ये चैप्टर स्टार्ट हो जाए। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम इस चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अब देखिए क्या होता है कि मुझे नहीं पता कितने सारे बच्चे देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता होता है पर्सनली, क्योंकि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो नहीं पता कि किस बच्चे का क्या लेवल है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बच्चा देख रहा है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसको एक एक पॉइंट क्लियर होता चले। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स जो हैं मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन में रहेंगे, फिर उसके बाद हम इस धीरे धीरे इस चैप्टर का मतलब 12th क्लास के हिसाब से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ की है। आई नो बड़ी मतलब अजीब सी है ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया होता है पीरियोडिक टेबल को। बट मेरे पास एक्चुअली टाइम की कमी थी और मैंने बहुत बार टेबल को बनाया है, मिटाया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं मेरे हाथ कितने काले हो चुके हैं, तो बहुत टाइम इस पर ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा लाइन वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था और आपको बेसिकली बात समझ में आ जाए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सुंदर बनाना वो हमारा मोटिव नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे इसमें लाइंस लगी होती हैं। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने 118 एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 जो है वो हाइड्रोजन का होता है, देन हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है। ठीक है, देखो ऊपर लिखते हैं मास, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, बट फिलहाल के लिए मैं एटॉमिक नंबर मेंशन कर रही हूँ, मास मेंशन नहीं कर रही। तो ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके चलता रहता है और 118 एलिमेंट्स तक, मतलब 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में होते हैं। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई थी? पीरियोडिक टेबल पहले अलग अलग तरीक़ों से बनाई गई थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। पीरियोडिसिटी चैप्टर जब पढ़ाऊँगी तो आप वहाँ पे जाके पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई थी? पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाई गई थी ताकि अरेंजमेंट हो सके एक रेगुलर पैटर्न में एलिमेंट्स का। जब हम उनको पढ़ें, ठीक है, तो हमारे लिए, हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको बनाया गया था कि हमारे लिए आसानी रही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, उन्हें समझना। ठीक है, तो इनको इस तरीके से अरेंज किया गया कि भाई जो हमारे कॉलम होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की बेसिकली नॉर्मली जनरली जो है प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होती हैं। इन सब पे मैं आऊँगी, अभी मुझे ये नहीं पढ़ाना है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिन्हें ग्रुप्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। ग्रुप्स में भी बाद में डिवाइड करते हैं, हम उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स की। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं उनको जो कैटेगराइज किया गया है वो 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक हम 11th में पढ़ते हैं। पी ब्लॉक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर आप बात करें तो देखो 1, 2, 3 यहाँ तक नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ना पहले 11th में बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली पढ़ते थे, और ये जो 4 फैमिलीज होती थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैस फैमिली, तो इनको ना हम 12th में पढ़ते थे।
फिर बीच में क्या हुआ कि जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया कि 3 जो हमारे पास ये हैं ग्रुप्स हैं, इनको हम 13, 14 एंड 15 इनको हम 11th में पढ़ाएंगे और इन 3 को जो है हम 12th में पढ़ाएंगे। इस साल से फिर क्या हुआ है कि ये जो 2 हैं आपके 11th में हो गए हैं और ये वाले जो हैं आपके ये 4 12th में हो गए हैं। तो बेसिकली आपको ये 4 पढ़ने होते हैं जब आप पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है आपके 12th में। फिर उसके बाद 12th में आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी पढ़ोगे। ये क्या होते हैं ब्लॉक्स, इन पे भी मैं आराम से आऊँगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इतनी बात क्लियर है सभी को? 118 एलिमेंट्स को का जो डिवीजन है हमने वो कैसे कर रखा है 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान से सुनिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए, नाम सही। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक के कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है वो डी ब्लॉक के कहलाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी। तो ये वाले जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। ये वाले जो हैं हमारे ये हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्लियर है। और ये वाले जो हैं हमारे ये हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो 2 हैं हमारे ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को, मेमोराइज कर लीजिए। जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वो 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक जो है वो आपके पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। जो पी ब्लॉक है वो आपका पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड में आता है। सेंटर में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा ये चैप्टर का अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, इस पे अभी हम आएंगे। और उसके बाद आता है हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली में बेटा नीचे नहीं होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं होता है इसीलिए हम लोग इनको नीचे मेंशन करते हैं, उस पर मैं अभी आऊँगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा ग्रुप 1 है, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ ग्रुप नंबर 4, ये टाइटेनियम वाला, देन ग्रुप नंबर 5 क्रोमियम, ग्रुप नंबर 6 मैग्नीज, ग्रुप नंबर 7 आयरन, ग्रुप नंबर 8 कोबाल्ट, ग्रुप नंबर 9 निकल, ग्रुप नंबर 10 कॉपर, ग्रुप नंबर 11 जिंक, ग्रुप नंबर 12, देन बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 13, कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 14, नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 15, ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16, फ्लोरीन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 एंड नोबल गैस फैमिली, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो पता होगा बट फिर भी सुन लीजिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 जो है इसमें सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोबल गैस या इनर्ट गैस फैमिली, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो बोल दीजिए, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। दिस इज द हेलोजन फैमिली, क्लियर है? ठीक है। तो जो हमारे पास ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, ऐसे ग्रुप 3,
ग्रुप 4, ऐसे करके ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर, ठीक है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इग्नोर कर दीजिए। वी आर केमिस्ट। अभी तो फिलहाल केमिस्ट्री समझ लें आप लोग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? हमारे पास टोटल ग्रुप्स होते हैं 18, ठीक है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रोज की, ठीक है, अगर हम बात करें बेटा हॉरिजॉन्टल रोज की, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दिस इज पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, this is period 4, this is period 5, this is period 6, this is period 7। और ऊपर मैंने क्या लिखे है रेड मार्कर से? वो मैंने लिखे है ग्रुप। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं? हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और पीरियड हमारे पास टोटल होते हैं, पीरियड हमारे पास 7 होते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बच्चे जिनको पता है, मुझे पता है वो लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या पढ़ा रही है, बट एज अ टीचर मैं इस हिसाब से पढ़ाती हूँ कि अगर कोई बच्चा 0 लेवल से शुरुआत कर रहा है, जिसे कुछ नहीं पता, ठीक है, तो उसको भी चीज़ें समझ में आएँ, पता चले, ठीक है। और आप लोग भले ही कितने अच्छे लर्नर क्यों ना हो, आपको चीज़ें कितने ही अच्छे से क्यों ना आती हों, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा ये सोच के करा करिए कि हमें कुछ नहीं पता, और जितना हमें सीखने को मिल रहा है या जितना हम कुछ सीख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपको पता भी होता तब भी आप अपना ये एटीट्यूड रखा करो कि ये एक्चुअली क्वालिटी होती है गुड लर्नर की, कि हमको सीखना है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि हमें चीज़ें आती हैं, तो हम अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो 4 ब्लॉक में डिवाइड होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है। ये कौन से होते हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये वाले क्या हैं? एस ब्लॉक के, ठीक है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। तो ग्रुप 13 से 18 तक, ठीक है, ग्रुप 13 से 18 तक हमारे क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो फिलहाल अभी हमें इसमें नहीं पढ़ना है पर हम बाद में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कर रही हूँ। ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आए। एफ ऑर्बिटल या एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ये वाले होते हैं एक्चुअल में। बट यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल जैसे पहले थोड़ी थोड़ी बना दी गई थी, फिर जगह छोड़ दी गई थी, तो ये डिस्टर्ब ना हो इसीलिए हमने क्या किया, इन दो को नीचे मेंशन कर दिया। एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज होती हैं। एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज और एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी लेंथेनॉइड सीरीज है और ये हमारी एक्टिनॉइड सीरीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितनी सीरीज़ बना रहे हैं, वो टोटल 4 सीरीज़ बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ट्रांजिशन किसको कहते हैं उस पर मैं अभी आऊँगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इसे कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसे कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और इसे कहा जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एस ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे शो मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। जब हम यहाँ पर आते हैं पी ब्लॉक की तरफ आते हैं तो पी ब्लॉक में हमारे पास जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। फिर नीचे जब ऊपर से नीचे आते हैं, सेंटर में आते हैं तो हमें मिलते हैं मेटेलॉइड्स। फिर और नीचे जाते हैं तो जो हमारे नीचे के इक्के दुक्के हैं एलिमेंट्स, ठीक है, लास्ट वाले, वो शो करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा कलेक्टिवली देखो, मतलब ऊपर ऊपर से अगर आप देखो तो यहाँ पे नॉन मेटल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे तो है ही मेटल्स, ठीक है। तो जब आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं, जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, बीच में पड़ते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर से, मेटालिक नेचर से नॉन मेटल की तरफ जाते टाइम आपको प्रॉपर्टीज़ में, इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी चेंजेस ऑब्जर्व होने को मिलते हैं, ठीक है। और चेंजेस की वजह से ही इनको नाम दिया गया है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है चेंज। क्या नाम दिया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो 3D से स्टार्ट होता है। तो ये हमारी स्कैंडियम वाली होती है हमारी 3D सीरीज़, ये यट्रियम वाली हमारी होती है 4D सीरीज़, ये हमारी होती है 5D सीरीज़ पूरी, और ये हमारी होती है 6D सीरीज़, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कुछ नोट करना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो इसको हम कैसे बता सकते हैं, इसे हम ऐसे बता सकते हैं कि जो 3D सीरीज़ होती है, ठीक है, 3D को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। 4D वालों को क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। फिर नेक्स्ट 5D वालों को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। 6D वालों को क्या बोलते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। क्लियर है, इसको लिख के डब्बे में डाल लो। अब ध्यान से सुनिए, जब हम एस ब्लॉक, जैसे हम डी ब्लॉक वालों को बोलते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे ही हम एस ब्लॉक वालों को, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। और एस ब्लॉक में जो आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। किधर लिखें, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप 1 वालों को बोलते हैं अल्कली मेटल्स
एंड ग्रुप 2 वालों को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन या एक तरीके का आपका जीके। ठीक है, जो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी था। अब हम एक रियल पैटर्न में या एक रियल वे में इस चैप्टर को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ, कम से कम आपको इतनी बातें तो पता हैं, और इतनी बातें पता है इट मीन्स आपको बहुत कुछ पता है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पहला बड़ा ही फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के होने के बावजूद ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना उनको कहा जाएगा जो अपनी नॉर्मल फॉर्म में डी ऑर्बिटल को पार्शियली फिल्ड रखें, ठीक है, या इनकम्प्लीट रखें, या फिर अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नॉर्मल वैलेंसी वाली फॉर्म में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखें। आसान शब्दों में डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है, तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रही हूँ। प्लीज़ नोट करिए इसको। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, चलो देखो, जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है आर्गन 3d10 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से सुनिए। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे लिखी जाती है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम ऐसे मतलब लाइक अभी तो चलो 30 है, एटॉमिक नंबर 118 तक होते हैं। हर बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे 1s 2s 2p 3s, ऐसे तो नहीं लिख सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक किसी का नोबल गैस का पैटर्न बन रहा होता है, जैसे 2 और 2 4 और 6 10 12 18, तो 18 तक आर्गन हमारी नोबल गैस होती है, तो वो हम लिख देते हैं। और उसके बाद आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। 3d आपका पहले आएगा, 4s बाद में आएगा क्वांटम नंबर, तो हमने 4s को बाहर लिखा है, 3d को अंदर लिखा है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान से सुनिए, अगर हम n+l रूल लगाते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, ध्यान से सुनिए। n+l रूल अगर हम लगाते हैं, 3d को लिखा हमने एंड 4s को लिखा हमने, ठीक है, आगे वाला जो नंबर है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होती है n की वैल्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3 और यहाँ पे n की वैल्यू है 4। ठीक है, L हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मैंने ना 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा रखा है, जाके आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं। तो अगर हम S के लिए बात करें तो L की वैल्यू होती है S के लिए 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है D, तो D के लिए L की वैल्यू क्या है 2 और S के लिए L की वैल्यू क्या है 0। n+l रूल लगाएंगे, n+l रूल लगाया, 3 + 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे लगाया 4 + 0 कितना हो गया 4।
ठीक है। तो n+l रूल जो है ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होती है या जिसका n+l की वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4s को पहले लिखा था। क्लियर है। अब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें अगर एनर्जी कम है तो एनर्जी कम वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे तो निकलेगा भी तो पहले उसी में से जिसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए मैंने s को बाहर लिखा है, क्योंकि जब निकालने की बात आती है तो s में से ही पहले निकालते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। जब भरते हैं तब s में पहले भरा जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, तो भरा भी पहले इसमें जाता है और निकलता भी पहले इसमें से है। क्लियर है। इसलिए मैंने यहाँ पे 4s 3d लिखा है और यहाँ पर 3d 4s लिखा है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैम ने गलती से लिख दिया है तो उसके पीछे रीज़न होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जहाँ तक हमारी नोबल गैस आ रही होती है हम वो लिख देते हैं, फिर आगे के आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ तक आपको एक एक बात क्लियर हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि जिंक में, जब जिंक को मैंने नॉर्मली लिखा, ठीक है, तो इसका 3d फुल्ली फिल्ड है। डी में, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dx² - y² एंड dz²। पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में, 11th में भी पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए। देरी किस बात की। तो डी सब शेल, ये डी सब शेल है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, खाली रह सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकते। ये एक जो डब्बा मैंने बनाया है, एक बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्बिटल की वैसे शेप होती है, पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे डब्बास ड्रॉ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो टोटल कितने आ सकते हैं, 10। तो नॉर्मली जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो डी फुल्ली फिल्ड है। डी क्या है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। और जिंक अपना जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है नॉर्मली, जो भर भर के जिसमें एग्जिस्ट करता है, वो होता है Zn2+, है ना, ZnCl2, ZnSO4, और भी जो तुम्हारे जिंक के कॉम्प्लेक्स है उसमें देखो नॉर्मली Zn2+, नॉर्मली की जनरल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जनरली वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 का। तो जनरल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 वाला, उसमें 2 +2 का मतलब, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। प्लस चार्ज ही तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएं। तो जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बताओ। मैंने क्या बताया था, एनर्जी कम किसकी, 4s की। तो 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो 4s 0। तो अभी भी ये क्या है, डी ऑर्बिटल इसका फुल्ली फिल्ड, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पर डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के बावजूद ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स को, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ना हो, ठीक है। 1 हो इलेक्ट्रॉन, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, बस 10 नहीं होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है, 10 नहीं होने चाहिए। तो क्या कहा है इन्होंने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक के हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड, क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट हो, नॉर्मली जो फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो या तो हम ग्राउंड स्टेट की नॉर्मल फॉर्म में बात करें, या फिर हम उसके कोई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में बात करें, ठीक है। उसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने ही चाहिए। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, 10 नहीं होने चाहिए, 10 से कम कितने भी,
ठीक है, 10 से कम कितने भी, पर 10 नहीं होने चाहिए। अगर 10 है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए जो हमारी जिंक फैमिली होती है, जिंक फैमिली क्या है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। मैंने लिखा भी है ग्रुप 12, ठीक है, कहीं पेपर में आ जाए ग्रुप 12 मेंशन ना करे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जिंक, जिंक के नीचे होता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे होता है मरकरी, ऐसे होता है बेटा ये। ओके, दिस इज द ग्रुप नंबर 12। तो ग्रुप नंबर 12 के जो हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनमें फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। Hence they are not regarded as transition elements or transition metals. I hope I am very much clear. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहेंगे हम? ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में हो, पहली बात, और वो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ना हो, ठीक है, इनकम्प्लीट हो, उन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें फुल्ली फिल्ड आ जाते हैं उनके नॉर्मल फॉर्म में भी और उनके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी, ठीक है। अगर हर जगह वो D10 लेके बैठा रहेगा तो फिर हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्लियर है? इसी टॉपिक पे, ये तो मैंने आपको एक बात समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया है, इसी टॉपिक पे या इसी डेफिनेशन पे एक NCERT क्वेश्चन भी होता है, वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन सीखी है और समझी है, उस पे बेस्ड एक NCERT क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है। सिल्वर पर बेस्ड, सिल्वर पर बेस्ड, सिल्वर, ठीक है। NCERT क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन चैप्टर्स के, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहे हैं कि सिल्वर एटम जो है, सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10। कह रहे हैं कि जो सिल्वर एटम है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट? अगर उसका 4d10 अगर उसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, डी में 10 ही आते हैं, अगर कह रहे हैं कि फुल्ली फिल्ड है वो अपने ग्राउंड स्टेट में, तो हम उसको कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं? ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? जब जिंक, कैडमियम, मरकरी को नहीं कहा जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इनको क्यों कहा जा रहा है? सिल्वर फैमिली, कॉपर फैमिली, मतलब कॉइनेज, ठीक है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो देखिए इधर इन्होंने वर्ड मेंशन कर दिया यहाँ पर ग्राउंड स्टेट। जो हमारा सिल्वर होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और कॉन्फ़िगरेशन इसकी होता है कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है क्रिप्टन, ठीक है, 4d10 5s1। ये नॉर्मल फॉर्म में होती है ग्राउंड स्टेट में, जो उन्होंने बता रखा है हमको, ठीक है। सिल्वर जो है वो Ag+ में एग्जिस्ट करता है। सिल्वर जो है वो Ag2+ में भी एग्जिस्ट करता है ना, Ag+ में भी एग्जिस्ट करता है, Ag2+ में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसके तो मारो गोली, इसका +1 की बात करोगे तो ये 4d10 5s1 5s0 रहेगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 4d10 5s0 ये रहेगी। तो ये तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि डी पे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। Ag2+ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है बेटा क्रिप्टन 4d। अब 2+2 का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, और एक यहाँ से निकला, तो 10 में से जब एक निकला यहाँ पे क्या बचा? 9। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई? क्रिप्टन 4d9 5s0। तो सिल्वर जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो डी ऑर्बिटल है उसको 10 से कितने में कन्वर्ट कर लेता है? 9 में। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीट डी सबशेल हो, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में, सिल्वर का ग्राउंड में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और इन एनी वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो
तो उसके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें नहीं है, चलो ये हट गया, पर Ag2+ में उसका जो d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं रह पाता, 10 से किस में चेंज हो जाता है, 9 में। इसीलिए हम सिल्वर को, कॉपर को, मरकरी को, ये की फैमिली के हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सिल्वर हो गया, अगर वैसे इसके ऊपर कॉपर होता है, नीचे गोल्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे आ जाए कि कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। एशियंट टाइम से, अर्ली सिविलाइजेशन से हम लोग यूज़ करते हैं ना, चांदी सोने के सिक्के होते थे ना पहले के टाइम पे, ठीक है। तुम्हारे पास हो तो एक दो भिजवा देना, ठीक है, इधर भिजवा देना मेरे पास। तो क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वहाँ पर d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जिंक फैमिली के साथ, विचारों के साथ ऐसा होता है कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी उनका D10 ही रहता है, ढीटों की तरह, इसलिए उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। इनका ऐसा नहीं होता है, ये आधे ढीट होते हैं, आधे ढीट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने का या यूट्यूब पे आने का, चैनल बनाने का, लेक्चर बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे फेम कमाना है, ठीक है। वो अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैनल मैंने जिस उद्देश्य से बनाया था ना, जो इसके पीछे का रीज़न था वो ये था कि मैं चाहती थी कि मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक टीचर बन के जितना मैं एक सीमा होती है उस सीमा तक मैं पहुंची हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। तो चैनल बनाने का रीज़न ये है कि मैं अपनी लाइफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा सकूं। तो अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ये वीडियो या मेरे कोई भी वीडियो वर्थ करते हैं, ठीक है, आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो उन बच्चों तक इस लेक्चर को ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें सच में नीड है, जिन्हें जेन्युइनली नीड है। समझ रहे हैं? ऐसा मत सोचा करिए कि हम पढ़ लें या हम किसी और को क्यों बताएं, समझ रहे हैं, जो नॉर्मली बच्चों के बीच में होता है। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और पॉजिटिविटी में आप ये सोच सकते हैं कि मैम का जो ड्रीम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का, हम उसमें अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वीडियोस को शेयर करके, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों को जिनको सच में ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर किया करिए, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताया करिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करना है मत करें ठीक है, नहीं करना है मत करें, बट अगर उन्हें ये वीडियो लेक्चर पढ़ के सच में कोई टॉपिक समझ में आ रहा है या ये वीडियो लेक्चर सच में उनको हेल्प कर रहा है तो उन तक ज़रूर इन वीडियोस को फॉरवर्ड किया करिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।